गुड मॉर्निंग लाहौर, सुबह खैर। मैं हूं आपकी होस्ट मुनीब आसिफ और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम जागो लाहौर। उम्मीद है जनाब कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपनी जिंदगी को बड़े ही हसीन तरीके से और भरपूर तरीके से गुजारे होंगे। जनाब कुछ बात कर लेते हैं कोरोना के हवाले से। तो आपको पता है कि कोरोना वायरस की तीसरी लहर बड़ी तेजी के साथ फैलती जा रही है और लाहौर के बड़े अस्पतालों में तकरीबन बेड्स फुल हो चुके हैं इस वक्त, और इसलिए बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत है जो हमें करनी है। इसलिए अपना भी ख्याल रखें और दूसरों का भी ख्याल रखें और खुदारा कोरोना एसओपीज पर थोड़ा सा अमल दरामद लाजमी करें। जनाब अब कुछ बात कर लेते हैं सोने शहर लाहौर की। तो जैसे जैसे लाहौर की आबादी बढ़ रही है वैसे वैसे शहर के मसाइल भी बढ़ते जा रहे हैं कि बेहंगम ट्रैफिक लाहौर का एक बहुत ही बड़ा मसला बनता जा रहा है, जिसकी वजह से ट्रैफिक कवानीन की खिलाफवर्जी और नाजायज तजावुजात की भरमार है। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से भी कोशिशें की जाती रहती हैं कि ये मसला किसी ना किसी तरह हल हो जाए, लेकिन शहरियों का मिजाज है कि बदलने का नाम ही नहीं ले रहा। कवानीन की खिलाफवर्जी पर जुर्माने भी किए जाते हैं, लेकिन फिर भी शिकायत अगर थोड़ी सी छूट दी जाए तो ट्रैफिक के मसाइल की शिकायत की जाती है। यहाँ तक कि ट्रैफिक वार्डन्स पर तशद्दुद के वाकयात भी हमने देखे हैं कि वो सामने आए हैं। लेकिन अब लाहौर ये हो जाए तैयार और होशियार भी हो जाए, क्योंकि हुकूमत ने चालान के जुर्मानों की शरह में इजाफा कर दिया है। ई चालान का बिल भी पास हो चुका है, जुर्माने भी बढ़ गए हैं और सजाएं भी होंगी अब। लेकिन क्या ऐसा करने से शहरियों के रवैयों में तब्दीली आएगी? गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड्स को के जिम्मेदार कौन है? ट्रैफिक के मसाइल को कैसे हल किया जा सकता है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीटीओ लाहौर हैं सैयद हमाद आबिद साहब हैं और उनके साथ तशरीफ रखते हैं सीनियर एंकर पर्सन है उमर जावेद। सर मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में, और उमर आपको भी खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। सर सब ट्रैफिक की आज हमने बात करनी है, आप आ गए हैं तो हमने कहा सर हम ट्रैफिक के बारे में बात कर लें। अगर बाहर के ममालिक की बात की जाए तो वहां पर हम लोग देखते हैं कि ट्रैफिक पुलिस हमें नजर नहीं आती, लेकिन जो उनकी ट्रैफिक है वो कवायदो जवाबित के तौर पर चलती रहती है। लेकिन यहाँ पर क्या मसाइल हैं ट्रैफिक के हवाले से? बुनियादी मसाइल क्या पे है? जी सबसे पहले जिस तरह आपने अपने प्रीएम्बल में कहा, बल्कि बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, जिस तरह आपने अपने प्रीएम्बल में कहा कि बेहंगम ट्रैफिक, बेहंगम मीन्स के इल ऑर्गेनाइज्ड एंड इल डिसिप्लिन हमें नजर आता है जो रोड्स के ऊपर। तो उसकी बुनियादी वजह, देयर आर लॉट ऑफ रीजंस फॉर दिस केओस एंड ट्रैफिक मेस, जिसके अंदर मेरे नज़दीक सबसे ज़्यादा जो एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है वो है लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ ट्रैफिक अवेयरनेस, लैक ऑफ रोड सेफ्टी। हम उस तरह कॉन्शियस नहीं है, उन कवानीन का हमें नहीं पता, ना हम हमने इस पर कोई फोकस्ड इस पे एफर्ट कभी नहीं की। इसके लिए भी हम वी आर मेकिंग एन एफर्ट। हमें बहुत ज़्यादा इसके अंदर लोगों को एजुकेट करने की ज़रूरत है। मैसिव हमें मीडिया अवेयरनेस कैंपेन्स चलाने की ज़रूरत है। हमें जिस तरह आपका चैनल है, जिस तरह पैमरा की रेगुलेशंस भी हैं कि कोई फ्यू परसेंटेज ऑफ द एयर टाइम पब्लिक सर्विस मैसेजेस के ऊपर जाना चाहिए। तो ये बहुत अच्छा है, जैसा आज भी हम बैठ के बातचीत कर रहे हैं, तो इट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ दैट एजुकेशन के जो हम कैंपेन लेके चल रहे हैं। तो एक तो ये एजुकेशन का फुकदान है। उसके बाद हमारी रोड इंजीनियरिंग ऐसी नहीं है। जैसा आपने बताया 1.5 करोड़ आबादी का शहर है, तो लगभग 6.2 मिलियन रजिस्टर्ड व्हीकल्स हैं फॉल टाइप्स ऑफ लाहौर। इसके अलावा जो अनरजिस्टर्ड हैं, जो आउट डिस्ट्रिक्ट्स की हैं, तो लगभग आप कह लें तो 7 मिलियन प्लस अराउंड हमारी व्हीकुलर पॉपुलेशन है। उस व्हीकुलर पॉपुलेशन को रोड्स की कैपेसिटी उस तरह इन्हांस अनफॉर्चुनेटली इन दी पास्ट नहीं हो सकी जिस तरह होनी चाहिए। तो ये तमाम चीज़ें हैं, पार्किंग स्पेसेस ना होना, कमर्शलाइजेशन पॉलिसी के फ्लॉज इन दी पास्ट हम देखते आए हैं। लेकिन अभी इस पे काम हो रहा है, तमाम चीज़ों के ऊपर फोकस्ड एफर्ट्स हो रही हैं। एंड इट इज़ नॉट ओनली ट्रैफिक पुलिस विच हैज़ टू प्ले इट्स पार्ट। हमें जितने भी हमारे साथ स्टेक होल्डर्स हैं, बिल्कुल अभी वी आर वर्किंग एज अ टीम, और इसके अंदर इंजीनियरिंग फ्लॉ जैसा मैंने कहा, तो हम लोग मिलजुल कर ऑल दी स्टेक होल्डर्स वी आर वर्किंग। तो इन दी कमिंग डेज इंशाल्लाह ताला आई एम होपफुल कि जिस तरह हम फोकस्ड एफर्ट्स कर रहे हैं तो उसकी बेहतरी नजर आएगी इंशाल्लाह, और नजर भी आएगी जिस तरह आप लोग एफर्ट कर रहे हैं, और वो नजर भी आ रहा है हम लोगों को। उमर मैं आपसे बात करना चाहूंगी, आप बताइएगा जिस तरह इन्होंने कहा कि बेहंगम ट्रैफिक है उसको कंट्रोल भी किया जा रहा है, ये लोग अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं, लेकिन एक आम आवाम जो है, हम लोग जो है, हमारा क्या पार्ट है? हम लोगों को क्या करना चाहिए? देखिए सबसे पहले तो जैसे भी आपके प्रोग्राम में बैठने से पहले मैं कैप्टन साहब से यही बात कर रहा था कि हम हर तरफ जो है वो सिफारिश ढूंढते हैं। हमारे माशरे में सिफारिश का कल्चर जो है वो बहुत ज़्यादा पेनिट्रेट कर चुका हुआ है। कोई किसी को अगर वार्डन रोकता है तो फौरन सबसे पहले सलाम लेने से पहले भी अपना मोबाइल निकाल लेता है और कहता है कि फलां बंदे से बात कर लें।
इस चीज़ को डिस्करेज करने की बहुत ज़रूरत है। अभी मेरा ख्याल है कैप्टन साहब शायद अभी अनाउंस भी करें कि ट्रैफिक जो फाइन्स हैं जब वो इन्हांस कर दिए जाएंगे, अगर एक 100 रुपये का चलान हो रहा है वो 500 रुपये का चलान कर दिया जाएगा, तो डेफिनेटली बंदा जो है वो उस वायलेशन को करते हुए सोचेगा। अभी बहुत ज़्यादा भी हमारे अगर कोई चलान होता है किसी का तो 500 रुपये का होता है, उससे ज़्यादा का चलान नहीं, तो 500 रुपये किसी गाड़ी वाले के लिए पे करने इतना मसला नहीं है। इसलिए हम उस चीज़ को बहुत फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि यार 500 रुपये का चलान पे कर देंगे, और वो भी 12 दिन बाद करना है। चलान कराने के बाद हमारी बेशर्मी की इंतहा ये होती है कि हम चलान को जेब में रख लेते हैं, जहाँ पे वार्डन रोकता है हम उसको दिखाते हैं कि यार हमारा चलान हुआ है, और हम आगे चले जाते हैं। तो हम वो 12 दिन भी अवेल करते हैं कि ये नहीं कि हमें नदामत हो कि हमने एक वायलेशन की है, हम उस चीज़ को फॉर प्राइड लेते हैं और हम उसको बार बार दिखाते हैं कि यार हमने किया और वायलेशन करते रहते हैं। तो जब चालान की फाइन बढ़ जाएगा, जैसे आप अगर सिविल पुलिस की तरफ देखें तो सिविल पुलिस भी यही बात आज करती दिखाई देती है कि जो सजाएं हैं उनको बढ़ाना चाहिए। अगर एक शख्स ने 489F का उसके ऊपर पर्चा दर्ज हुआ है और वो दूसरे तीसरे चौथे हेयरिंग के ऊपर उसको जमानत हो जाती है, इस चीज़ को इन्हांस करने की जरूरत है। तो पुलिस ट्रैफिक पुलिस भी यही कहती दिखाई दे रही है कि जुर्माने बढ़ाने से लोगों के अंदर जब खौफ पैदा होगा तो वो वायलेशन नहीं करेंगे। दूसरा, ई चलानिंग जो है वो शुरू की गई थी सेफ सिटी अथॉरिटी के साथ मिलकर, और इन्होंने भी इलेक्ट्रॉनिक चलानिंग करनी शुरू कर दी थी कि मौके के ऊपर वो आपको जो थी इलेक्ट्रॉनिक रसीद जो है वो निकाल के देते हैं। इस चीज़ को भी अब राइज करने की बहुत ज़रूरत है। लाहौर में एक प्रोजेक्ट काफ़ी अरसे से पेंडिंग आ रहा है, शायद अब इसके ऊपर कैप्टन साहब ने जो है वो फाइनलाइज कर लिया इसको। आप देखें कि अगर आप इंटरनेशनल लाइसेंस देखें तो पीछे उसकी बैक साइड के ऊपर 1 से लेकर 9 तक या 1 से लेकर 10 तक फिगर्स लिखे होते हैं, 1 2 3 4 5। उसका मतलब ये होता है कि आप पहली वायलेशन करेंगी तो आपका पहला पंच हो जाएगा, दूसरी दफा वायलेशन करेंगी और जब आप 10 तक पहुंचेंगी तो आपका लाइसेंस जो है वो कॉन्फिस्केट कर दिया जाएगा, आपका कैंसिल कर दिया जाएगा और आप दोबारा ट्रैफिक यानी ट्रैफिक व्हीकल जो है वो सड़क पे नहीं चला सकती। ठीक है, पाकिस्तान में ये चीज नहीं थी। मेरा ख्याल है कैप्टन साहब अगर हम इन चीजों को इम्प्लीमेंट कर लिया जाए तो काफी ट्रैफिक बेहतर हो सकती है। और मेरा एक क्वेश्चन ये था कि जैसे पुलिस है कि 450 के ऊपर एक पुलिस एहलकार होता है, हमारी जिस तरह अभी मुनीबा ने भी बताया कि 1.5 करोड़ के करीब आबादी टच कर रही है और हमारी जो व्हीकल पॉपुलेशन है दैट इज मोर देन 6 मिलियन। ट्रैफिक वार्डन्स तो इंतहाई थोड़े हैं, तो फिर ट्रैफिक मैनेज कैसे कर सकते हैं? आप लोगों की इंडक्शन नहीं हो रही, नई रिक्रूटमेंट जो है वो बिल्कुल ना होने के बराबर है, तो फिर ट्रैफिक को मैनेज कैसे करेंगे जब सड़क के ऊपर बंदे ही नहीं होंगे? और हमारे जो कैमराज हैं सेफ सिटी अथॉरिटी वो तो बहुत कम शाहराहों के ऊपर लगे हुए हैं, 8000 कैमरे उसमें से भी सिर्फ 70% फंक्शनल है। बिल्कुल, पहले इस चीज़ को टच कर लेंगे, फिर मैं थोड़ा सा आई वुड लाइक टू कमेंट ऑन दी इनिशियल थिंग्स जो आपने एनहांसमेंट ऑफ ट्रैफिक फाइन्स की बात की, पेनल्टी सिस्टम की बात की, चलाने की बात की। जहाँ तक हमारी ट्रैफिक पुलिस की स्ट्रेंथ की ताल्लुक है, जब ये ट्रैफिक वार्डन सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था तो उसके अंदर 2006 के अंदर, अभी ऑलमोस्ट 14 साल हो गए, तो उसके अंदर ये था रफली जब कैलकुलेशन हुई थी तो तब ऑब्वियसली जब व्हीकुलर पॉपुलेशन कम थी तो उसके अंदर ये था लगभग हमारा एक ट्रैफिक वार्डन आता था फॉर 500 व्हीकल्स। ठीक है, तो अभी चूंकि इतनी ज़्यादा व्हीकुलर एक्सप्लोजन हुई है अलॉन्ग विद आवर पॉपुलेशन, नई गाड़ियाँ भी आ रही हैं, नई गाड़ियाँ में रजिस्टर हो रही हैं और नई अभी आप हम देख रहे हैं और भी आ रही हैं, तो पुरानी गाड़ियाँ वीड आउट नहीं हो रही सिस्टम से। उसमें शायद मैं कहूँगा कि व्हीकुलर फिटनेस रिजीम के भी हमारे फ्लॉज हैं कि जिस तरह बाहर पुरानी गाड़ी धुआं छोड़ती गाड़ी रोड पे आ ही नहीं सकती, एक उसकी मियाद है, जब वो आप टेस्ट क्वालिफाई नहीं करती तो दैट व्हीकल कैन नॉट प्लाई ऑन द रोड। बिल्कुल। तो जो हमारी अभी इतनी पॉपुलेशन बढ़ गई है और बढ़ती जा रही है बतदरीज, तो हमारे अभी ऑन ग्राउंड अगर हम देखें तो रेशो तकरीबन 2300 गाड़ियों के ऊपर हमारा एक ट्रैफिक वार्डन आता है, एंड इट इज ह्यूमनली इम्पॉसिबल, बिल्कुल ऐसे ही है, कि वो करें। लेकिन हमारी जितनी भी स्ट्रेंथ है हम उसकी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करते हैं। वी वर्क इन 3 शिफ्ट्स, जिस तरह हमने अपने तरीके से उसको मैनेज किया हुआ है कि हम सुबह, हमारी फर्स्ट शिफ्ट होती है सुबह 7 बजे से लेकर 3 बजे तक, सेकंड शिफ्ट 3 बजे से लेकर रात 11 बजे तक, एंड देन नाइट शिफ्ट बड़ी थिन। तो इनको हम कोई लगभग 1100-1000 से प्लस हमारे वार्डन्स लगते हैं। साथ साथ हमारी सिक्योरिटी मूवमेंट्स हैं, हमारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं लाइक PSL। उसके साथ हमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होती है अभी भी अब लाहौरी फेस कर रहे हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ दी डिफरेंट प्रोटेस्ट जो होते हैं, रोड ब्लॉक्स होती हैं। पिछले आप देखें 7 दिन हो गए, हमारा सेक्रेटेरिएट चौक वन ग्रुप ऑफ पीपल वहां पे ब्लॉक किया हुआ है। उनके मुतालबात हैं, सारी चीजें जायज हैं, वो उनके मुतालबात ऑब्वियसली जायज हैं या जो भी उनके कंसर्न्स हैं, लेकिन आप ये देखें कि हम अपनी इंटरेस्ट के लिए कितनी थाउजेंड्स ऑफ लोग जो लाहौर के शहरी हैं, कम्यूटर्स हैं, उनको हम तकलीफ में डाल रहे हैं।
तो इसके ऊपर हमें इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से आई वुड लाइक टू से कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है कि कोई भी मोमिन दूसरे मोमिन को आप उसको तकलीफ नहीं पहुंचा सकते, आप रास्ता नहीं किसी का रोक सकते। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। आए दिन हमारा जो चेयरिंग क्रॉस है प्रेस क्लब के बाहर, हमारे मेजर आर्टरीज को जब ब्लॉक किया जाता है, हम डाइवर्जन्स करते हैं जो हमारे पास स्ट्रेंथ है, लेकिन ऑब्वियसली इतने बड़े चैलेंजेस को केटर करने के लिए, जैसे उमर साहब कह रहे थे, हमारी जो स्ट्रेंथ है वो कम है। लेकिन अभी रिसेंटली उसमें बेहतरी आ रही है। हमारे 200 ट्रैफिक असिस्टेंट्स 212 के करीब वो भी इंडक्ट हुए हैं। स्लोली एंड ग्रेजुअली थिंग्स आर इम्प्रूविंग। और अभी मैं थोड़ा सा बात करना चाहूंगा, जिक्र करना चाहूंगा ऑफ द एनहांसमेंट ऑफ ट्रैफिक फाइन्स। ये समरी पंजाब पुलिस ने मूव की यहाँ से और चलता रहा, इस पर बहुत अच्छे से काम हो रहा था, लेकिन पिछले कुछ दिनों में उसमें बहुत तेजी आई अल्हम्दुलिल्लाह। और पूरी दुनिया में जिस तरह आपने कहा कि जब तक वायलेटर को हीट फील नहीं होगी, उसको महसूस नहीं होगा कि वो गलती कर रहा है, क्योंकि फाइन्स का मकसद कोई गवर्नमेंट किटी में हमें कोई वो हमें कोई उसमें ट्रेजर हमने बड़ा नहीं करना अपनी ट्रेजरी के अंदर। हमारा मकसद ये है कि लोग इस्लाह करें, करेक्शन आए, हमारे रवैयों में बतदरीज बेहतरी आए। तो इसीलिए ट्रैफिक एनहांस हमने बड़ा प्रोपोर्शनल और बड़े रैशनल हमने एनहांसमेंट की। और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले दिनों जो कैबिनेट कमेटी ऑन लेजिस्लेटिव बिजनेस जो उनकी कमेटी है, वहाँ से राजा बशारत साहब जो लॉ मिनिस्टर है, उनकी सरबराही में वो कमेटी काम करती है, उन्होंने उसका अप्रूवल दे दिया है प्रिंसिपल, जिसके अंदर ई चलानिंग को भी अमेंडमेंट्स की जा रही है, मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस में तरमीम, उसके साथ साथ पॉइंट सिस्टम भी हम इंट्रोड्यूस कराने जा रहे हैं इंशाल्लाह ताला। और ये भी असेंबली में जब जाएगा तो वहाँ से बिल इसका अप्रूव होगा, तो फिर हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन कराएंगे, तो उससे बहुत फ़ायदा होगा। लेकिन कैप्टन साहब, अगर आप अमूमी तौर पे शहरियों का रवैया देखें, आप लोग अगर कैंपेन शुरू करते हैं हेलमेट की, तो पूरा लाहौर की मोटरसाइकिल सवार जब हेलमेट पहनने शुरू कर देते हैं। अगर आप ट्रैफिक ये सीट बेल्ट की कैंपेन शुरू करते हैं तो सारे सीट बेल्ट, और जब आप थोड़े से उसमें से लीनियंट होते हैं तो दोबारा लोग जो है वो करना शुरू कर देते हैं। इस चीज को भी तो इंश्योर कैसे किया? मैं आपको बताता हूँ हमारे लिए जी, मैं आपको बताता हूँ कि बड़े मुझे लोग कहते हैं कि देखें वो खड़ा है, वायलेशन हो रही है। जब हमारा ट्रैफिक वार्डन ये हमें रियलाइज करने की जरूरत है कि जब हम ट्रैफिक वार्डन हमारा रोड पे खड़ा है, उसके दो काम हैं। एक तो लोगों को गाइड करना, उनकी हेल्प करना, साथ ट्रैफिक को रेगुलेट करना और ट्रैफिक रूल्स की इम्प्लीमेंटेशन कराना, इन्फोर्समेंट करना। एक चौक में फॉर एग्जांपल, जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, अगर एक बंदा खड़ा है, अगर वहां पे रश है, ट्रैफिक का जैम है, उसका फोकस और प्रायोरिटी होगी कि मैं रेगुलेट करूं, कहीं से ट्रैफिक को रोकूं, दूसरी साइड को चलाऊं। ऑब्वियसली वहां पे ही नीड्स टू यूज हिज कॉमन सेंस। हम यही कहते हैं कि वहां पे वायलेशंस ओवरलुक होती है बिकॉज ऑफ पॉसिटी ऑफ मैन पावर। वहां में ट्रेड ऑफ करना होता है बिटवीन रेगुलेशन एंड एनफोर्समेंट। तो ये वाली चीजें हैं। जहां तक आपने बात की हेलमेट्स के ऊपर, हमने पिछले साल जो हमारा जितने चलाने के फिगर्स थे, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत ज़्यादा फोकस किया। सितंबर में एजुकेशन कैंपेन लॉन्च की, मॉडल रोड्स के ऊपर किया, बाकी 6,26,000 से ज़्यादा फाइन्स हमने हेलमेट्स पे किए। पिछले साल हमारे 19 के मुकाबले में 2020 के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह 22 फेटल एक्सीडेंट्स हमारे कम हुए। उसके साथ साथ हम अभी भी, हम लोग कोई अभी सिर्फ हेलमेट्स की अगर बात करें तो 1,22,000 से जुर्माने एज ऑफ नाउ वी आर टॉकिंग हम कर चुके हैं। लेकिन बात वही आती है, 200 रुपए का फाइन है। हाँ। और ये एनहांस हो कि इंशाल्लाह ताला इट इज गोइंग टू बी 600 रुपीज। जब 600 रुपीज का डर और खौफ होगा तो हर बंदा हेलमेट भी खरीदेगा और पहनेगा और पहनेगा भी और अमल दरामद भी करेगा। और दूसरा सर, एक ये भी बहुत ज्यादा शिकायत आती है शहरियों की तरफ से कि जी जो लाइसेंस का प्रोसेस है, और लाइसेंस बनवाना एक बड़ा मुश्किल मरहला है, और इसका जो टेस्ट है वो भी उसका मंतकी कोई समझ नहीं आती। इस पे क्या कहेंगे आप? मुश्किल है लाइसेंस का ये प्रोसेस सारा? मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। अब यकीन करें कि हमने इतनी आसानियां पैदा कर दी हैं। आपको अगर याद होगा, हमने नवंबर 2020 के अंदर बहुत ज़बरदस्त स्टेट ऑफ द आर्ट हमने सेंटर हमने क्रिएट किया डीएचए में। के ब्लॉक 3 हमारे टेस्टिंग सेंटर्स हैं, 18 हमारे लाइसेंसिंग सेंटर्स हैं। ये बताता चलूँ हमारे लाहौर के शहरियों को कि लाइसेंसिंग सेंटर मीन्स के तमाम ऐसे सेंटर्स जहाँ पे लोग अपना लाइसेंस का रिन्यूअल करा सकते हैं। ठीक है। अपना इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस ले सकते हैं। अगर आपका लाइसेंस गुम हो गया, डुप्लीकेट अप्लाई कर सकते हैं, या अपनी एंडोर्समेंट करवा सकते हैं, कैटेगरी चेंज करवा सकते हैं। 3 टेस्टिंग सेंटर्स हमारे काम कर रहे हैं, जो कि मनावा में है, एक हमारा आरफा करीम टावर में, एक डीएचए गाजी रोड पे। और हमने फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन पंजाब हमने ऑनलाइन पीआईटीबी से मुंसलिक ऑनलाइन हमने रोड साइन टेस्टिंग का आगाज किया है, ताकि ट्रांसपेरेंसी आए। और इंटरेस्टिंगली, मैं जो कह रहा हूँ आसानियां पैदा कर रहे हैं, वहां पे जो पासिंग परसेंटेज है हमारे जो लाइसेंस के असूल के लिए कैंडिडेट जाते हैं, पासिंग परसेंटेज है 70%। ओके। जबकि जहाँ मैनुअल टेस्ट लिया जाता है
वहाँ पासिंग परसेंटेज इज नियर 40%। लेकिन आपके कई टेस्टिंग सेंटर्स के ऊपर जो वार्डन हमारे एहलकार और अफसरान तैनात थे वो रिश्वत वगैरह लेके भी कई लोगों को पास करने का बहुत ज़्यादा था। हाल ही में 3-4 को आपने मुअत्तल भी किया है, लेकिन के ब्लॉक के अंदर भी आपने मुअत्तल किया और पकड़ के मुकदमा वगैरह भी दर्ज किया, लेकिन मनामा वगैरह के अंदर अभी भी शिकायत आती हैं कि वहाँ पे भी लोग जो हैं वो कोई ना कोई एजेंट। ऐसा मैं आपको बताऊं, एजेंट पिछले दिनों भी हमने FIR दी हैं एजेंट्स के ऊपर भी। अल्हम्दुलिल्लाह आई वुड लाइक टू एक्नॉलेज, मेरे से जो पहले प्रेडिसेसर थे, ही हैज वर्कड अ लॉट ऑन दिस। और ये जो टाउट सिस्टम है, पिछले दिनों भी हमने कचहरी के बाहर 1-2 लोग बैठे होते थे, उनको पकड़ के हमने पर्चे दिए। लाहौर पुलिस ने कैंपेन शुरू की अगेंस्ट दी टाउट्स जो मचल के जमा कराते हैं, जाली झूठे 150-150, 200 मचल के झूठी गवाहियां देते हैं। दीन में भी उसकी ममानियत है, लेकिन हम काश के हम कुरान और सुन्नत पे इस्तेमाल करें तो ये प्रॉब्लम्स ना हो। तो लाहौर पुलिस इज मेकिंग एन एफर्ट, और ये मैं आप पूरी कन्विक्शन से कह सकता हूँ कि जो टाउट्स थे या पैसे लेने वाली चीजें हैं, करप्शन के ऊपर 0 टॉलरेंस है। आई हैव डिसमिस्ड ट्रैफिक वार्डन्स, आप यकीन करें 200 रुपए के ऊपर मैंने डिसमिस किए यहाँ पे आने के बाद। इसके ऊपर मेरे नजदीक चोरी अगर 1 रुपए की है या लाख रुपए की है, 1.25 लाख की, इट इज एग्जैक्टली द सेम। हम लोग 0 टॉलरेंस हैं, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। और लाइसेंसिंग में हमने लोगों के लिए ई शेड्यूलिंग की फैसिलिटी भी दी हुई है। 6 जून को हमने ये लॉन्च किया था कि आपको किसी सिफारिश की जरूरत नहीं है, ये लोगों को अपने जहन से निकालना है। आप घर बैठे हुए अपना रास्ता एप्लीकेशन के ऊपर, हमारे इंटरनेट के ऊपर हेल्पलाइन कॉल सेंटर हमने एस्टेब्लिश कर दिया है, विच इज वर्किंग। PITB में कॉल सेंटर है। आप अपनी वेबसाइट पे जाके हमारे ई शेड्यूलिंग के ऊपर रास्ता एप्लीकेशन पे सेंटर सेलेक्ट करें, ठीक है, अपना लाइसेंसिंग सर्विस के लिए टाइम और डेट सेलेक्ट करें और आप जाएं, और रिस्पेक्टफुली विद इन दैट टाइम स्लॉट, हाफ एन आवर, आपको हम सर्विस दे के वहां से भेज देंगे। दूसरे दिन लाइसेंस आपके घर पे आ जाता है। ठीक है। मोस्ट इंटरेस्टिंगली मैं आपको बताऊं कि बहरिया के अंदर हमारी जितनी पॉपुलेशन है रिजाइडिंग इन दैट पार्ट ऑफ लाहौर, बहरिया टाउन हो गया, केनाल पे सोसाइटीज हैं, उन लोगों को पहले 3 टेस्टिंग सेंटर्स पे 42 दिन जब पूरे हो जाते हैं आपके लर्नर के, तो वहां जाना पड़ता था। आरफा करीम में, मनावा में, DHA, बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग इन्वॉल्व होती थी, हैसल होती थी। अभी अल्हम्दुलिल्लाह हम वहां पे भी ऑनलाइन टेस्टिंग शुरू करने लगे, जिससे बहुत ज्यादा सहूलत होगी लोगों को। तो वी आर मेकिंग एन एफर्ट। और जो हमने टेस्टिंग की रेशो रखी है वहां पे अपनी ऑनलाइन टेस्ट में, दैट इज 50%, विच इज वेरी इजी। एक लेमैन भी जाता है जो अनपढ़ है, रिक्शा ड्राइवर भी, वो रोड साइन टेस्ट जो पढ़ नहीं सकता, उसको वॉइस ओवर की फैसिलिटी है, तो वो बता रहा होता है सिस्टम आपको कि ये साइन है, अभी बताएं, इसको क्लिक करें। टच स्क्रीन हमने लगाई है, तो बहुत ज्यादा सहूलत है। पीपल आर रियली अप्रिशिएटिव ऑफ आवर। बिल्कुल। और सर एक ये भी मसला आता है, ट्रैफिक वार्डन्स के रवैयों का भी सुना जाता है कि हम लोग ट्रैफिक सड़कों पर देखते हैं कि शहरियों में और वार्डन्स में लड़ाइयां भी चल रही होती हैं। और दूसरा जो शहरी हैं वो उनको ये इल्जाम लगाते हैं बल्कि कि जो वार्डन्स होते हैं वो अपना सिर्फ टारगेट पूरा करने के लिए बेजा हमसे चलान करते हैं। तो क्या ऐसा है? इस पे क्या और सेकेंडली कई जो वार्डन्स हैं वो अपने पॉइंट पे तो जरूर खड़े होते हैं, लेकिन साइड पे मोबाइल पे लगे होंगे, मोटरसाइकिल पे बैठ जाएंगे, कोई ना कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में बिजी होते हैं। उनके ऊपर भी थोड़ी सी रोशनी डालें। एक्स्ट्रा करिकुलर, अच्छा, इसमें इस तरह है कि मोबाइल्स को आप एक्स्ट्रा करिकुलर में ले सकते हैं रोड के ऊपर। उसमें ये है कि मैं आपको बताऊं कि वी डू सुपरवाइज देम। 8 घंटे की शिफ्ट है, तो ही इज अ ह्यूमन बीइंग। 8 घंटे में उसको खाना भी खाना है, उसको वॉशरूम भी जाना पड़ जाता है। बीच में हम लोग चेक इन बैलेंस करते हैं, उनके केबिन्स हमने बनाए हुए हैं सो दैट अगर हमारे एक पॉइंट के ऊपर 2-3 की ड्यूटी है एंड रश नहीं है वहां पे, देयर इज नो नीड टू स्टैंड अननेसेसरीली। तो उस टाइम के ऊपर हमने उनको कहा है कि इतनी जिम्मेदारी जरूर दिखाएं कि सारे पॉइंट्स ना छोड़ें आप। रश है, चीजें हैं, मैनेज करनी है, एवरीबडी हैज टू बी ऑन द फील्ड, ऑन द स्पॉट। लेकिन उसके बाद वो कोई 10 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, खाना खाने के लिए दे गो राइट एंड लेफ्ट, तो वो है। दूसरा ये बिल्कुल है, मोबाइल इस्तेमाल होता है, कोई इंपॉर्टेंट हमारे दूसरे मैसेजेस भी चल रहे होते हैं, तो उसके ऊपर हम लोग उनको मॉनिटर करते हैं। ना सिर्फ हम अपने सुपरवाइजरी ऑफिसर्स के थ्रू मॉनिटर करते हैं, एट अ टाइम आप देखें कि एक अगर 1100 बंदा मेरा एक शिफ्ट में लगा हुआ है लाहौर के डिफरेंट चौकों पे, उस पे तो जो स्कफल की और जो लड़ाई झगड़े की, वो दिन में हो सकता है आए ना कोई रिपोर्ट, कोई कंप्लेंट, हो सकता है एक हमारे पास कंप्लेंट आती है। तो उस तरह की रेशो उस तरह नहीं है बहुत अलार्मिंग के इस तरह के हमारे हो गए, नंबर 1। दूसरा एक मैं बात कंप्लीट करूंगा, दूसरा ये है कि जो हमारे सुपरविजन हम किस तरह करते हैं, जो सेफ सिटी के कैमराज हैं उसके थ्रू भी हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वो हमें आवरली रिपोर्ट देते हैं कि आपका ये चौक है, आपके ट्रैफिक वार्डन मिसिंग था, और उनको हम एक्स्ट्रा ड्रिल के लिए भेजते हैं, डिसिप्लिन कोर्स उनका कराते हैं, ड्यूटी ऑफ करके वहां पे जाते हैं। तो हम लोग एक सजा और जजा के सिस्टम के तहत वी आर ट्राइंग टू मेंटेन अ बैलेंस एंड सुपरवाइज देम।
और आप यकीन करें, ना मेरे से पहले किसी ने टारगेट दिया था, ना सरकार हमसे पूछती है, अच्छा। ना कोई चलान की बात में टारगेट है। लेकिन मैंने उसके लिए KPIs बनाए हैं, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, जिसमें ट्रैफिक चलाने इज अ वेरी स्मॉल पार्ट, जबकि और बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं उनको जज करने के लिए। लेकिन लाहौर की बहुत सी शाराएं हैं जहाँ पे आप देखें कि ये रेडियां वगैरह खड़ी हैं और ट्रैफिक वार्डन भी खड़े हैं, उनको हटा नहीं रहे। मैं सिर्फ अगर पॉइंट आउट करूं, भट्टा चौक हो गया, ये लिटन रोड हो गया, लिटन रोड से मुत्तसिल जितनी सड़कें हैं, AG ऑफिस चौक हो गया, यहाँ पे आप देखें रेडियां लगी हुई हैं, ट्रैफिक जैम हो रहा है, वार्डन्स खड़े हैं, लेकिन नोबडी। बिल्कुल आपने ठीक कहा, मैं आपको बताता हूँ। मूविंग वायलेशंस को रोकने के लिए हमारे पेट्रोलिंग ऑफिसर्स हैं। मजे की बात यह है कि ट्रैफिक पुलिस से या पुलिस से बेलमूम हमसे एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा होती हैं, जो हमारा काम भी नहीं है। अभी रेडियां हटाना के लिए कोई और इदारा है, उनकी पूरी इन्फोर्समेंट टीम है, बट रेडियां भी हटानी हो तो ट्रैफिक वार्डन से एक्सपेक्ट किया जाता है। कहीं पे धरना हो तो उसको वहां से रोड से रिमूव कराना, निगोशिएट करना ट्रैफिक पुलिस से एक्सपेक्ट किया जाता है। दिस इज एक्सपेक्टिंग टू मच। लेकिन उसके साथ साथ हम लोग रेडियो के खिलाफ भी कार्रवाई करते हैं। आपने देखा होगा अक्सर रोड ब्लॉक कर देते हैं, रेडी वाहन, रिक्शे इलीगल खड़े होते हैं, वहां पे कोई आके वो हड़ताल कर देता है, वो कर देते हैं। वी आर मेकिंग एन एफर्ट, हमारी कोऑर्डिनेशन भी रहती है, जो MCL का एरिया है, जो कैंटोनमेंट बोर्ड्स के एरियाज है। अगर हर डिपार्टमेंट अपना अपना काम 16 आने करे तो बेहतरी आएगी। तो सर, ये जो तजावुजात की आप बात कर रहे हैं, तो तजावुजात के खिलाफ किसके महकमे की जिम्मेदारी है फिर? जो हमारे रोड ब्लॉक्स की मैं ये बात करता हूँ, जहाँ पे रेडियां लगती हैं, रोड ब्लॉक होती हैं, हमने अभी तक इस साल 712 FIRs लॉन्च की हैं अगेंस्ट रेडी बान हो गए, जब रोड या रॉन्ग पार्किंग लोग करते हैं। वी आर मेकिंग एन एफर्ट। हम लोग एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव्स भी करते हैं, ट्रेडर्स को भी हम साथ अपने साथ लेते हैं। पिछले दिनों शालमी का वफद आया था मेरे पास, हमने उनसे मीटिंग की, उन्होंने कहा जी कि हम आपके साथ हैं। जिन लोगों ने अपनी दुकानों से तजावुज किया हुआ है, तो हर एक को पता है जी, जो महकमे हैं, जिन जिन की जिम्मेदारी है, अगर हर बंदा अपनी जिम्मेदारी निभाए तो बेहतरी आ सकती है। बिल्कुल ऐसे ही है और आ भी सकते हैं। और दूसरा सर, एक बहुत बड़ा मसला काले शीशों का भी है और गैर नंबर प्लेट्स भी है, गैर नमूना नंबर प्लेट्स भी हैं। उसके बारे में अब क्या क्या इकदाम उठाए जा रहे हैं? ब्लिंकिंग लाइट्स, हाँ, इनके लिए क्या इकदाम उठाए जा रहे हैं आप लोगों की तरफ से? हमने जी बड़ी डेडिकेटेड कैंपेन शुरू की है जी। कल भी मैं आ रहा था तो एक प्राइवेट गाड़ी थी जिसपे ग्रीन नंबर प्लेट लगी थी, मैंने खुद उसका चालान कराया। ठीक है। हमने बहुत ज्यादा फोकस किया, लोगों ने आपने देखा होगा अपनी मास्क की हुई है नंबर प्लेट्स, बिल्कुल, ताकि कैमरास के अंदर ना आए, हिंसे मिटाए हुए। हमने सेफ सिटी के साथ मिलकर बहुत हमने इफेक्टिव कैंपेन चलाई है, लाखों में हमने चालान किए हैं, हमने नंबर प्लेट्स रिमूव कराई हैं, हमने ग्रीन नंबर प्लेट जो जाली लगी हुई है, फ्लिकरिंग लाइट्स हैं, IG साहब के भी अहकामात थे, क्योंकि वो क्राइम में भी कई ऐसे लोग होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं, उसके लिए हम एफर्ट कर रहे हैं। टेम्पर्ड नंबर प्लेट्स के खिलाफ हमने लाखों में चालान किए हैं, वो रिमूव कराई हैं। वी आर मेकिंग एन एफर्ट। चैलेंजेस हमारे बहुत सारे हैं, बट इंशाल्लाह सर आप लोग इस जितने भी चैलेंजेस हैं इसको अच्छे तरीके से इससे सफल होंगे और इसमें से निकलेंगे। कैप्टन रिटायर्ड सैयद हमाद आबिद हमारे साथ मौजूद थे, CTO थे। सर बहुत शुक्रिया आपका। और सीनियर एंकर पर्सन उमर जावेद भी हमारे साथ मौजूद थे। तो जनाब यहाँ पे मुझे लेनी एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। जनाब अब कुछ आगे बढ़ते हैं और अगले टॉपिक की बात करते हैं, और जो है मोनो पेरेंटिंग के हवाले से। तो नाजरीन, मियाँ बीवी जिंदगी की गाड़ी के दो पहिए होते हैं जो मिलकर इस गाड़ी को एक हमवार अंदाज में आगे बढ़ाते हैं और मिलकर बच्चों की परवरिश और तरबियत भी करते हैं। बच्चों को एक मोहब्बत, नेगहदाश्त और परवरिशमंद माहौल में रहने की जरूरत होती है, जो इनकी मौशरती, जज्बाती, इल्मी और जिस्मानी नशोनुमा को फरोग भी देता है। लेकिन बाज़ औक़ात तलाक होने या किसी एक के इस दुनिया से रुखसत होने के बाद बच्चों की जिम्मेदारी दोनों में से किसी एक के कंधे पर पड़ जाती है। वो माँ भी हो सकती है और वो बाप भी हो सकता है। हमारे माशरे में सिंगल पेरेंटिंग के ज्यादातर केसेस में ये जिम्मेदारी माँ को निभाती हमने देखा भी है, और वाहिद वालिदैन की जेरे सरपरस्ती पलने वाले बच्चों को मुख्तलिफ किस्म के चैलेंजेस का भी सामना करना पड़ता है। ना सिर्फ बच्चों को बल्कि वालिदैन को भी इस किस्म के चैलेंजेस का सामना रहता है, जो इंसान की शख्सियत पर गहरे असरात मुरतब करते हैं। हमारे माशरे में सिंगल पेरेंटिंग कितना मुश्किल काम है, ऐसे वालिदैन और बच्चों को किन मसाइल का सामना रहता है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं माहिर नफ्सियात हैं, हिदना इकबाल है। हिदना, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ। जागो लाहौर में कैसी हैं आप?
अल्लाह का शुक्र, ठीक। आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। हिदना, हम आज मोनो पेरेंटिंग के हवाले से बात कर रहे हैं कि सिंगल पेरेंट किस तरह अपने बच्चों को परवरिश करते हैं, उनको पालते हैं। बेशक बच्चे के लिए माँ बाप दोनों ही बहुत ज़्यादा ज़रूरत उनको होती है उसकी, लेकिन अगर तनहा पालना हो बच्चे को तो किसके ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी आ जाती है, मर्द पर या औरत पर? देखिए, एक नेचुरल फिनोमेना ये है कि पूरी इंसानियत में ये नेचुरल फिनोमेना ये है कि अल्लाह ताला ने दो लोगों को, मर्द और औरत को कॉम्बिनेशंस में, पेयर्स में बनाया ताकि वो औलाद की परवरिश को बेहतर तरीके से कर सके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कभी ऐसा हो जाता है कि किसी एक पेरेंट पे ये जिम्मेदारी आ जाती है। अब देखें, कॉमन सेंस यही कहती है कि जब भी अगर मैं और आप मिलके कोई काम कर रहे हैं और अगर आप वहाँ मौजूद नहीं हैं तो जाहिर है आपका काम भी मुझे करना पड़ेगा। मैंने जो अपना काम करना है वो भी करना है और आपकी जो जिम्मे का काम था वो भी मैंने करना है। तो नेचुरली ये होगा कि जो इंडिविजुअल अकेला रह जाएगा उसके ऊपर जिम्मेदारी डबल हो जाएगी और उसके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट आएगा डेफिनेटली, बिकॉज उसका बोझ भी बढ़ जाएगा, बर्डन भी बढ़ जाएगा। अब जो बोझ मतलब पॉजिटिव से ज्यादा नेगेटिव आएगा, ये कह सकते हैं? बिल्कुल, क्योंकि मुख्तलिफ डोमेन्स में इफेक्ट आएगा। ठीक है। उसकी जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स हैं उसमें भी आएगा, उसकी जो कम्युनिकेशन है उसमें भी आएगा, उसकी जो फाइनेंशियल इश्यूज हैं उसमें भी आएगा, उसकी जो बच्चे के साथ रिलेशनशिप है वो भी, उसमें भी प्रॉब्लम आ सकती है। और बच्चे को फिर जो उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट में जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो डेफिनेटली अफेक्ट होंगी। और अगर बच्चों की बात की जाए तो बच्चों के लिए नफ्सियाती तौर पर उनको किस मुश्किलात का सामना करना पड़ता है कि उनको पता चले कि यहाँ तो हमारा बाप नहीं है या हमारी माँ नहीं है, वो इस ड्यूरेशन से किस तरह टैकल करते हैं? देखिए, ये इम्पॉर्टेंट है कि बच्चे ने किस एज में अपने पेरेंट को लूज़ किया है। अगर तो अनफॉर्चुनेट कुछ ऐसे मौके भी होते हैं कि जब बच्चे की पैदाइश से पहले किसी फादर की, जैसे अगर एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है या कोई और प्रॉब्लम है, तो इसका मतलब है उसने तो वो देखा ही नहीं इंडिविजुअल, ठीक है। फिर ये कि बिल्कुल इन्फेंसी में अगर उन्होंने लूज किया है तो उसके फर्क होंगे आगे जो इफेक्ट्स हैं। अगर किसी ने चाइल्डहुड में, जैसे बच्चा स्कूल गोइंग होता है तो उसमें ज़रा फ़र्क किस्म के इफ़ेक्ट्स आते हैं। अगर एडोलेसेंट है, जैसे टीनेजर्स हैं, अगर उसने लूज किया है तो उसके फ़र्क इफेक्ट आएंगे। तो बात यह है कि डेफिनेटली इफेक्ट तो नेगेटिव ही आएगा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि उसने किस एज में लूज किया है। कुछ ऐसी एज होती है जो बड़ी वल्नरेबल होती है, जैसे फॉर एग्जांपल एडोलेसेंट पीरियड की मैंने बात की, टीनेजर जो बच्चे होते हैं, क्योंकि वहाँ पे कंपैरिजन्स बहुत ज़्यादा होते हैं, पीयर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है स्कूल में। पेरेंट टीचर मीटिंग्स हो रही हैं, पेरेंट्स आ रहे हैं, हमारे दोनों पेरेंट क्यों नहीं आते, या मेरे जो फ्रेंड है उसके तो फादर ऐसे करते हैं, या उसके फादर उसको ये लेके देते हैं तो मेरे फादर का है। मतलब इस तरह के मेरे ख्याल से बच्चे जानना शुरू हो जाते हैं चीजों को इस तरह के। ये वो जैसे मैंने आपको कहा कि डिपेंड करता है कि उसकी एज क्या है। जैसे स्कूल गोइंग बच्चे के जो चैलेंजेस होंगे वो फर्क होंगे। एक जो इन्फेंट है अभी उसकी उस तरह से डेवलपमेंट नहीं हो रही, लेकिन इन्फेंसी से स्टार्ट होकर जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, जो सोशल डेवलपमेंट है, जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, उस पे इम्पैक्ट रहता है। ये और किस तरह का इम्पैक्ट रहता है? अगर बच्चे की बात की जाए, अगर चले स्कूल गोइंग बच्चे की बात की जाए जो थोड़ा समझदार होता है, उसके ऊपर किस तरह के इम्पैक्ट आता है? उसकी नशोनुमा पर किस तरह के, उसकी शख्सियत पर किस तरह का इम्पैक्ट आता है? देखिए, इसमें यह है कि मैं दोनों डायमेंशंस में बात करूंगी, बच्चे के हवाले से भी और मदर के हवाले से भी। उसमें यह होता है कि देखें, चूंकि ये रिलेशनशिप है ना, रिलेशनशिप हमेशा दो लोगों के दरमियान होता है, और अगर उसमें से कोई एक इंडिविजुअल स्ट्रेस के अंदर है तो ऑटोमेटिकली उसका इफेक्ट जो है वो दूसरे इंडिविजुअल पे होगा। फॉर एग्जांपल, अगर मदर स्ट्रेस में है, उसको ये पता है कि उसने अकेले ने अपने, अगर तो सिंगल बच्चा है फिर फर्क किस्म के प्रॉब्लम्स हैं, अगर 3-4 बच्चे हैं तो फिर फर्क तरह के प्रॉब्लम्स हैं। उसको ये पता है कि उसके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन भी है, उसके ऊपर सोशल प्रेशर्स भी हैं, उसके ऊपर जो साइकोलॉजिकल उसकी अपनी वेलबींग है वो भी, मेंटल हेल्थ जो है वो भी प्रॉब्लम है। जब एक बंदा इतना स्ट्रेस में होगा तो ऑटोमेटिकली वो इफेक्ट ट्रिकल डाउन होगा उस बच्चे के ऊपर जो उसके साथ एसोसिएटेड है। बिल्कुल ऐसे ही है। अब बच्चे को तो इस चीज का अंदाजा नहीं है कि मेरे माँ पे इस टाइम पे कितना बर्डन, डबल बर्डन है, तो उसकी डिमांड्स उतनी रहेंगी जो वो नेचुरली उस एज की होगी। अब अगर वो माँ से जाके सवालात करता है या माँ के साथ जाके डिमांड्स करता है तो क्या होगा कि माँ उसको किस तरह से हैंडल करेगी, दिस इज इम्पोर्टेंट। क्योंकि यूजुअली ये होता है, नॉर्मली ये होता है, माँ क्योंकि स्ट्रेस में होती है तो क्या होगा कि वो एग्रेसिव भी हो सकती है, डांट देगी, इग्नोर कर देगी, उससे प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं करेगी कि वो क्या इस वक्त चाहता है।
उसका इफेक्ट ये होगा कि बच्चा माँ से भी दूर हो जाएगा। उसको फिजिकली तो प्रेजेंट होगी माँ, लेकिन वो जो एक साइकोलॉजिकल डिपेंडेंसी है वो उस तरह वो जो से कम्युनिकेशन गैप है वो ज्यादा बढ़ जाएगा, ये वो नहीं हो पाएगा। फिर क्या होगा कि वो इधर उधर उसको तलाश करने की कोशिश करेगा, उसके इर्द गिर्द में जैसे तमाम रिश्तों को जिससे वो महरूम है। अगर मैं एक्सट्रीम्स की बात करूं कि अनफॉर्चुनेटली ऐसा भी होता है कि ऐसे बच्चे जो हैं वो ड्रग एडिक्शन की तरफ चले जाते हैं। वो चूंकि उनको हाई रिस्क बिहेवियर्स उनके अंदर बहुत ज्यादा है, इसको हम साइकोलॉजी की लैंग्वेज में कहते हैं एक्सटर्नलाइजिंग बिहेवियर्स, कि वो जो डिमांड्स हैं, वो जो अपनी नीड्स हैं, वो बाहर के स्टिमुलस से पूरी करना शुरू हो जाते हैं। उसमें ये जैसे मैंने ड्रग एडिक्शन का आपको बताया, ऐसे बच्चे आइसोलेटेड हो जाते हैं, सोशली बहुत ज्यादा सोशली विड्रॉन रहते हैं, सोशल इंटरेक्शंस उनके बहुत अच्छे नहीं होते। उसके अलावा डिप्रेशन और एंजाइटी के प्रॉब्लम्स इनमें हो सकते हैं। एंजाइटी में मुख्तलिफ डिसऑर्डर्स आते हैं, जैसे ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर हो सकता है, पैनिक अटैक्स हो सकते हैं, फोबियाज हो सकते हैं, सोशल फोबिया हो सकता है, लोगों के साथ बात करने में उनको झिझक महसूस होगी, हिचकिचाहट होगी, चिड़चिड़ापन उनके अंदर हो सकता है। फिर उसके अलावा मायूसी होगी उनके अंदर, उदासी होगी बहुत ज्यादा, उनके खाने और पीने की आदत में भी फर्क आ सकता है, या तो बहुत ज्यादा बिंज ईटिंग शुरू हो जाती है, या बिल्कुल ही खाना खत्म कर देते हैं, नींद डिस्टर्ब हो सकती है, या बहुत ज्यादा सोएंगे या बहुत कम सोएंगे। जो आप मुझे सारी अलामात बता रही हैं हिदना, क्या ये उस बच्चे की है जो अकेला है, या जो 3-4 बच्चे भी हैं जो फैमिली अगर माँ उनकी परवरिश कर रही है उनमें भी ये पाई जाती है, सिर्फ जो अकेला बच्चा होता है उसमें ही पाई जाती है? देखिए अगेन वही बात है कि पेरेंट चाहे मदर है या फादर है, उसकी एक अपनी स्टैंडिंग है। हम चूंकि एक मुआशरे में रहते हैं और हमें पता है कि कोई भी रिश्ता किसी को रिप्लेस नहीं कर सकता। बिल्कुल ऐसा ही है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ऐसा कलेक्टिविस्टिक कल्चर है। अगर वेस्ट की बात करें तो वहाँ डिफरेंट सिनेरियो है, लेकिन अगर हम पाकिस्तान में बात करें ना, यहाँ सोशल सपोर्ट बहुत ज्यादा होती है। मामू भी हैं, चचा भी हैं, फुप्पो भी है, ताया भी है, कई लोग जो हैं वो मिलके घर में रहते हैं, जॉइंट फैमिली सिस्टम का भी है। तो इस तरह ऑल्दो रिश्ते बहुत ज्यादा महसूस होते हैं, लेकिन वो जो पर्टिकुलर रिश्ता है, जो पेरेंट का रिश्ता है, वो नहीं, उसकी रिप्लेसमेंट नहीं हो सकती। तो उसकी वजह से जो कमी है या जो गैप है वो डेफिनेटली मौजूद रहता है, एविडेंट रहता है उसकी पर्सनालिटी में बच्चे। और आप क्या कहती हैं, किस बच्चे के लिए ज्यादा इस चीज को टैकल करना, ये सूरत हाल को मुश्किल है उसके लिए? क्या या वो यतीम हो जाए या उसके जो पेरेंट्स हैं वो लड़ाई झगड़े की वजह से अलग हो जाए? किसके लिए ज्यादा मुश्किल? दोनों बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन। बिल्कुल ऐसे ही, और दोनों अलग अलग हैं। मेरा ख्याल है कि एक पेरेंट का ना होना, यतीम हो जाना, वो उसके कंट्रोल में नहीं है, और उसको ये पता होता है कि ये मेरी माँ के कंट्रोल में भी नहीं था। ये इवेंचुअली उसको ये रियलाइज हो जाता है कि ये अल्लाह की मर्जी थी और हमारी ये एक कोपिंग स्ट्रेटेजी भी होती है। लेकिन अगर उसके सामने दोनों पेरेंट्स मौजूद हैं, देखिए उसमें ये इशू आना शुरू हो जाता है कि हमारे कल्चर में माँ या बाप कहते हैं कि देखो तुम्हारे बाप ने मेरे साथ ये किया, या माँ ये कहती है या बाप भी कहता है कि तुम्हारी माँ ऐसा ही करती है। अब बच्चा एक कंफ्यूज्ड स्टेट में खड़ा हो जाता है, क्योंकि उसके लिए माँ और बाप दोनों बराबर है, बेशक उसको दोनों से मोहब्बत है। जब उनमें से कोई एक उससे ये डिमांड करेगा कि मैं ठीक हूं और ये गलत है, तो उसके लिए चूज करना मुश्किल है। उसके लिए ये बहुत डिफिकल्ट है और बहुत स्ट्रेसफुल है कि वो अपने माँ बाप में से किसी एक को चूज करे। जैसे ये लोग क्वेश्चन करते हैं, आपको मामा ज्यादा पसंद है कि बाबा? दिस इज अ वेरी बैड क्वेश्चन फॉर द चाइल्ड, बिकॉज उसके लिए दोनों ही बराबर है। बेशक ऐसे ही है। और मेरे ख्याल में मेरा जो एक्सपीरियंस भी है क्लिनिकली, उसमें जो बच्चा माँ बाप की प्रेजेंस में उनकी कमी महसूस करता है वो ज्यादा ट्रॉमेटिक होती है एज कम्पेयर टू दैट फैक्ट के बाप की डेथ हो चुकी है या माँ की डेथ हो चुकी है, क्योंकि उसके सामने हैं पेरेंट्स मौजूद और वो उसको उस तरह से उसके लिए अवेलेबल नहीं है। दे आर बिजी इन देयर ओन फाइट्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। तो वो बच्चे की जो डिमांड्स हैं उस एज की, वो उसको उस तरह से एड्रेस नहीं कर पाते। बिल्कुल ऐसे ही है। तो हिदना, आपके पास भी इस तरह के केसेस आते होंगे, बच्चे भी आते होंगे जो आपसे कंसल्ट करते होंगे, किस तरह के मसाइल का शिकार होते हैं वो लोग, क्या बताते हैं आपको? देखिए बच्चों की अगर बात करें तो बच्चे जो, जैसे मैंने कहा कि एडोलेसेंट पीरियड में अगर हैं, टीनेजर है, तो वो तो ज़्यादातर हमारे पास आके यही कहते हैं कि हमारी जो फ्रेंड्स हैं वो हमसे पूछते हैं, हमें नहीं पता चलता हम उसका क्या जवाब दें। मेरा बहुत बड़ा सोशल सर्कल है, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को अकेला महसूस करती हूँ या अकेला महसूस करता हूँ, या मेरी माँ जो है वो मुझे समझती नहीं है, मेरी स्टेट को नहीं समझती। उनको देखिए अगेन, अगर कोई साइकोलॉजिकल हेल्प लेने आ रहा है तो जाहिर है उसके अंदर किसी चीज की कमी रह गई है, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम है, तो वो किसी से हेल्प सीख कर रहा है।
अगर यही हेल्प उसको फर्स्ट स्टेज पे अपने घर से ही मिल जाएगी तो वो शायद थेरेपिस्ट के पास आने तक उसकी वो खत्म हो जाए वो चीज़। तो ज़्यादातर तो यही कहते हैं कि जी आइसोलेशन है, डिप्रेशन का प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। कई लोग जो हैं वो सेल्फ हार्म बिहेवियर की तरफ भी चले जाते हैं। ये बल्कि आजकल के दौर में जो हमारे यंगस्टर्स हैं, जो टीनेजर्स हैं, वो बहुत कॉमन है। ये भी पिछले 10 सालों में ये चीज देखने में आई है कि सेल्फ हार्म बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा। ये सेल्फ हार्म का मतलब ये नहीं है कि सुसाइडल अटेम्प्ट्स हैं। सुसाइड इज समथिंग एल्स। सेल्फ हार्म में ये होता है कि अपने आप को कट्स लगाएंगे या अपने आप को सेडिज्म जिसको हम कहते हैं कि अपने आप को तकलीफ दे के प्लेजर महसूस करेंगे। ये चीज काफी ज्यादा कॉमन है। और देखा जाए तो अक्सर हम लोग फैमिली कोर्ट की अगर बात की जाए तो वहां पर हम देखते हैं कि इस तरह के केसेस जब आते हैं तो या तो बाप बच्चों को खींच रहा होता है कि तुम हमारे साथ चलो, या माँ जबरदस्ती उनको अपने साथ लेके जाने की कोशिश कर रही होती है। तो इस तरह इस माहौल में क्या बच्चा सेहतमंद, नफ्सियाती सेहतमंद रह सकता है? अगेन इसमें जब हम साइकोलॉजी की बात करते हैं तो हमने बहुत सारे लॉयर्स से भी डेटा कलेक्ट किया, रिसर्च की हुई है इसके ऊपर। तो जो फैमिली कोर्ट्स वाले जो लॉयर्स हैं वो बताते हैं कि मतलब वो, मेरा ख्याल है कि जितने भी आज तक हमने केसेस देखे उसमें से सबसे तकलीफ दे मंजर वो होता है जहाँ पे माँ बाप और बच्चों के दरमियान खींचातानी चल रही होती है। उसमें वहाँ पे प्रॉब्लम ये होती है कि जो पेरेंट्स होते हैं ना, वो अपनी उस वक्त अना को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे होते हैं कि अगर ये बच्चा मेरे पास रहेगा तो मेरी जीत है ये, चाहे वो माँ है चाहे वो बाप है। अनफॉर्चुनेटली उस वक्त वहां पे वो बच्चे की क्या डिमांड है या बच्चे की क्या सोच है। बच्चा ये कभी भी नहीं चाहेगा कि मैं माँ के पास रहूं या बाप के साथ। वो हमेशा ये कहेगा कि दोनों इकट्ठे रहें और मैं दोनों के साथ इकट्ठा रहूं, क्योंकि वो उसके लिए यही अच्छी चीज है। तो अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे ऐसा होता है कि कोर्ट्स में भी और लीगल सिस्टम में भी कि फिर जाहिर है किसी एक के पास कस्टडी चली जाती है तो वो चीज भी बड़ी एक एविडेंट हो जाती है। अच्छा, ये दूसरी एक्सट्रीम यहाँ पे ये भी होती है कि बच्चे जब इस तरह होता है ना कि अगर तो इस तरह के सीन्स हैं कि कस्टडी चली गई है, यानी दूसरा पेरेंट अलाइव है लेकिन वो वैसे मतलब डिवोर्स हो गई है या सेपरेशन हो गई है, तो उसमें ये भी मैंने देखा है बहुत ज्यादा क्लिनिकल प्रैक्टिस में कि बच्चे मैनिपुलेटिव हो जाते हैं। उनको ये पता चल जाता है कि हमने पेरेंट्स मदर से भी कैसे फायदा लेना है और फादर से भी कैसे फायदा लेना है। तो इन द लॉन्ग रन ये भी उनके लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाता है कि मैनिपुलेटिव हो जाना और थोड़ा सा मतलब रियलिटीज और फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट करके प्रेजेंट करना, इस तरह भी होता है। अब बिल्कुल ऐसा ही है। हिदना इकबाल हमारे साथ मौजूद थी, माहिर नफ्सियात थी। हिदना, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया और आप यहाँ पर आई हैं। जनाब, हम बात कर रहे थे मोनो पेरेंटिंग के हवाले से कि सिंगल पेरेंट किस तरह अपने बच्चों की नशोनुमा कर सकता है, या बच्चे जो इस तरह के माहौल में पल रहे होते हैं वो किस तरह के नफ्सियाती मसाइल का शिकार हो सकते हैं। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अपने जो रिश्ते हैं उनको खास तौर पर उन पर नजर रखें और उनको अच्छा बनाने की कोशिश करें अपने बच्चों के लिए। बेशक बहुत अच्छे सेगमेंट है हमारे पास आपके लिए, आपने कहीं नहीं जाना। मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। जनाब, अब कुछ बात कर लेते हैं उस दुश्मन की जिसने हम सबका जीना दोभर कर रखा है और हमारी जिंदगी तब्दील करके रख दिया। मुहलिक कोरोना की तीसरी लहर में तेजी हर गुजरते दिन के साथ तेजी आ रही है और नए केसेस और अमवात की शरह में मुसलसल इजाफा भी देखने को मिल रहा है। और अगर गुज़श्ता 24 घंटों की बात की जाए तो पंजाब भर में मूजी वायरस से मजीद 43 अमवात हुई हैं। 1824 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं। लाहौर में मजीद 19 अफराद इंतकाल कर गए हैं जबकि 1080 नए मरीज रिपोर्ट हुए हैं। लाहौर में मौजूद तमाम बड़े अस्पतालों में मरीजों के लिए जगह कम पड़ने लगी है। दूसरी जानिब शहर में वैक्सीनेशन का अमल भी जारी है। इस पर बात करेंगे कि शहर में कोरोना के हवाले से क्या सूरत हाल है और कोरोना की तीसरी लहर कितनी मुख्तलिफ और कितनी खतरनाक है। हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ सज्जाद हुसैन है। मैं आपको सज्जाद वेलकम कहती हूँ और उनके साथ मेंबर कोरोना एडवाइजरी ग्रुप हैं प्रोफेसर डॉक्टर सोमिया इक्तदार। डॉक्टर सोमिया, मैं आपको भी खुश आमदीद कहती हूँ। जागो लाहौर में कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर सोमिया, सबसे पहले आपसे बात करना चाहूंगी, मुझे आप बताइए जो तीसरी लहर है कोरोना वायरस की, ये पहले और दूसरी लहर के मुकाबले में कितनी खतरनाक है?
देखिए जी, लहर तो हर ही खतरनाक होती है, बिकॉज कोविड-19 एक ऐसी डिजीज है जो सिर्फ ना आपके फेफड़ों को मुतासिर करती है बल्कि जिस्म के और भी बहुत हिस्सों को मुतासिर करती है। और अब तो मुनीबा फॉर ओवर एन ईयर वी आर स्टक इन दिस पेंडेमिक। Exactly. आपको पता है साल से भी ज्यादा अरसा हो गया है और हर वक्त हमारे पास हर दिन के साथ केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। एक जो ऐसी फीलिंग या ऐसा इम्प्रेशन था कि कोविड-19 के केसेस कम हो गए थे और लोगों का ख्याल था कि ये खत्म हो गया और उन्होंने लापरवाही शुरू कर दी थी। रवैयों में आपने देखा कि फिर से वही वापसी आ गई जिसमें गैदरिंग्स भी होने लग गई और मास्क का इस्तेमाल भी कम कर दिया और लोग एक सेलिब्रेशन मोड में चले गए थे, तो उससे बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। और फिर नए नए वेरिएंट्स भी हमारे सामने इस वायरस के आने लगे, जिसकी वजह से एक बार फिर इसने जोर पकड़ा है और अब हमारे फिर हॉस्पिटल्स में केसेस बहुत ज्यादा नंबर में रिपोर्ट हो रहे हैं। इमरजेंसीज में मोस्टली पेशेंट्स जो हमारे पास बुखार के साथ आते हैं वो कोविड-19 पॉजिटिव निकल आते हैं। लेकिन जो ये खबरें पिछले दिनों गर्दिश कर रही थी कि ये बरतानवी वेरिएंट है, तो ये वही है? देखिए, पहले तो जब मैं पहले भी आपके प्रोग्राम में आई थी तकरीबन 2 महीने पहले और आपने मुझसे ये सवाल किया था, तो मैंने ये कहा था कि हम अभी नहीं बता सकते बिकॉज हमारे पास जीन सीक्वेंसिंग की मशीन मौजूद नहीं है। ठीक है। लेकिन फरवरी के महीने में जीन सीक्वेंसिंग की मशीन आ गई और उससे ये देखा गया है कि अब हमारे पास जो यूके वेरिएंट है उसके केसेस बहुत ज्यादा तादाद में मौजूद हैं। और ये यूके वेरिएंट आपको पता है कि इसकी एक प्रॉपर्टी ये है कि ये ज्यादा इन्फेक्टिव या ज्यादा ट्रांसमिसिबल है, यानी एक शख्स से दूसरे शख्स को लगने की जो रफ्तार है प्रीवियस वेरिएंट के मुकाबले में ज्यादा है, इसीलिए तेजी से ये फैल रहा है और ज्यादा नंबर ऑफ केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। ठीक है सजाद साहब, आप मुझे बताइएगा क्या है शहर में सूरत हाल कोरोना वायरस की? कितने हमारे जो अस्पताल है उनमें बेड्स मौजूद है और वहां पर मरीज कितने रिपोर्ट हो रहे हैं दिन में? मुनीबा, अगर बेड की बात की जाए तो बेड की सूरत हाल तो ठीक है, लेकिन इसमें एक ये जो यूके तर्ज का वायरस है, स्ट्रेन है, इसमें एक खुशहाल बात यह है कि हमारी जो डेथ रेशो है उसमें कोई ख़ास इजाफा नहीं हुआ। ये तेज़ ज़रूर है लेकिन शरह मौत जो है उसमें कोई ख़ास तेज़ी से इजाफा नहीं हो रहा। पेशेंट की तादाद तकरीबन 2 माह का अगर अंदाज़ा लगाया जाए तो 10 गुना बढ़ गई है। ठीक है। और 10 गुना बढ़ने का मतलब है कि ये वायरस तेज़ है, ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पॉजिटिव कर रहा है और तेज़ी से फैल रहा है। तो जाहिर है इसमें कुछ बूढ़े लोग और ऐसे जो एंटीबॉडीज और दीगर मल्टीपल डिजीजेस में मुब्तला लोग हैं उन वो शिकार होते हैं और वो मौत के मुंह में भी चले जाते हैं, उनको इस चीज का सामना करना। लेकिन मौजूदा सूरत हाल में ये देखा गया है कि हर बंदे ने अपना बचाव करना है। बेशक ऐसे ही है। गवर्नमेंट आपको कन्वे कर रही है, गवर्नमेंट आप पे सख्ती नहीं कर रही। बिल्कुल। ये मौजूदा सूरत हाल में आपने भी देखा है। अब देखा तो है कि ये सख्ती ना करने का नतीजा है सजाद साहब? यही सूरत हाल है। ये कह सकते हैं ये तो कंफर्म है कि सख्ती ना करने का नतीजा है, क्योंकि हम बात तो मानते नहीं है प्यार से। Exactly. हमारी कौम जो है वो जब तक कोई सख्ती या जुर्माना ना हो उस पर इम्प्लीमेंट नहीं करती। तो मौजूदा सूरत हाल में अगर देखा जाए तो वेंटिलेटर का जो इशू खड़ा हुआ है और वैक्सीनेशन जो कि हॉस्पिटल्स के अंदर कम का इशू है। और एक ये भी खबर आ रही है, मैं आपसे भी कंफर्म करना चाहूंगी कि जो टीचिंग हॉस्पिटल्स हैं उनमें कोरोना वैक्सीन खत्म हो चुकी है। उसकी वजह है नहीं खत्म हुई है, लेकिन उसकी वजह ये है कि एक तो अब मेयो हॉस्पिटल का मौकफ है कि हमने 99% जो हमारे हेल्थ वर्कर हैं उनको लगा लिया। ठीक है। यानी चंद लोग रह गए हैं तो वो नई जो खेप आई है उसके अंदर दोबारा आ रही। जाहिर एक चीज मिली है 20,000 किसी को वायल मिली है तो उसने खत्म तो होना है ना एक दिन। तो इस सूरत हाल में दूसरा कुछ हमें जो जराए ने जो हमें सबूत दिए हैं उसमें ये भी है कि सिफारशी कल्चर शुरू हो गया है। बिल्कुल ऐसा ही है। 60 से नीचे जो कुछ लोग हैं, नौजवान हैं, उनको भी लगाई जा रही है। अच्छा। और बड़े ऐसे लोग हैं, बड़े लोग, मैं नाम तो नहीं लूंगा इस वक्त, वो बात का मसला है। वो हॉस्पिटल में एक्सपो के अंदर तो ठीक है, बड़े डिसिप्लिन से काम हो रहा है, लेकिन हॉस्पिटल के अंदर वो सिफारिश पे वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। अच्छा। तो ये क्या रिपोर्ट हो रहे हैं? हाँ, एक हॉस्पिटल जो है टीचिंग उसके अंदर खत्म होने की ये वजह है। अच्छा, कि वो सिफारिशों पे दूसरे लोगों को भी लगा रहे हैं। उन्होंने ये फैसला किया है कि जब वैक्सीनेशन की चोरी क्या है, जब लगानी है तो हमारी ही अवाम है, हमारे ऊपर ही प्रेशर कम होगा, वायरस कम होगा, तो लिहाजा लगाई जाए किसी तरीके से। क्योंकि आपने देखा कि 50% जो हेल्थ वर्कर हैं वो नकारी थे। बिल्कुल ऐसे ही है, वो तजब्जुब का शिकार थे। उसकी वजह ये थी कि डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा का बयान था, उन्होंने बयान देने का उनका मकसद था कि कोई भी हुकूमत जो है वो वैक्सीनेशन की जिम्मेदार नहीं होती। किसी को बुखार होता है, किसी को कोई मसला साइड इफेक्ट आ सकते हैं। हाँ,
उन्होंने कोई इस तरीके से बयान दे दिया कि हम जिम्मेदार नहीं है, मैं नहीं लगाऊंगी, मेरे सेक्रेटरी नहीं लगवाएंगे, हम नहीं लगवाएंगे। तो उसका मकसद ये था कि ये मेरिट है, मैं नहीं लगाऊंगी, मेरा सेक्रेटरी नहीं लगाएगा, पहले मेरिट पे लगेगी, फिर दूसरों को लगेगी। और दूसरा उनका कहने का मकसद ये था कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक कोई भी हुकूमत या कोई एक फर्द इसका जिम्मेदार नहीं होता कि कोरोना वैक्सीन को अगर किसी को साइड इफेक्ट हो या कोई, वो लोग डर गए, लोग डर गए और लोगों ने अपना ही एक पर्सपेक्टिव बना लिया। डॉक्टर सोमिया, हम जिस तरह तिब्बी माहिरीन कहते हैं कि जब तक 70% वैक्सीन लोगों को नहीं लग जाती तब तक हम लोग ये कोरोना के फैलाव को नहीं रोक सकते, तो क्या हमारे पास इतनी मतलूबा वैक्सीन है, मौजूद है कि हम 70% लोगों को वैक्सीन लगा सके? देखिए नीबा, बिल्कुल गवर्नमेंट ने प्लानिंग की हुई है कि वो जितनी भी ज्यादा आवाम को केटर कर सके वैक्सीनेशन प्रोग्राम में उनको केटर करे, लेकिन जाहिर है ये 1 या 2 दिन का या 1 या 2 हफ्ते का प्रोसेस नहीं है। ये फेज वाइज किया जाएगा। आपने देखा कि फर्स्ट फेज के अंदर जो हेल्थ केयर वर्कर्स या फ्रंट लाइन लोग थे उनको वैक्सीनेट किया गया, और अब आपने देखा कि एक्सपो सेंटर में 60 इयर्स से जो प्लस बुजुर्ग लोग हैं उनकी वैक्सीनेशन का प्रोग्राम जारी है। तो अगले फेज में 18 ईयर्स से अबव सब लोगों को वैक्सीनेट करने का प्लान है, लेकिन ऑब्वियसली जैसे जैसे वैक्सीन की अवेलेबिलिटी होगी वो इंश्योर किया जाएगा कि उसको फेज वाइज जो है हम डिस्ट्रीब्यूट करें और अपनी तमाम आवाम को ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेट करें। एक मैं बात क्लियर करती जाऊं कि 70% का कॉन्सेप्ट क्यों है। जो हर्ड इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट है वो ये है कि 70% के करीब अवाम अगर इसकी एंटीबॉडीज मौजूद होंगी, वो एंटीबॉडीज 2 तरह से हो सकती हैं। ठीक है। कुछ लोग तो इन्फेक्शन की वजह से एंटीबॉडीज डेवलप हो जाती हैं, और बाकी लोगों को आप वैक्सीन की तरफ लाते हैं ताकि वैक्सीनेशन से एंटीबॉडीज। ठीक है। तो स्मॉल प्रोपोर्शन, जाहिर है हम डिजीज को तो नहीं कहते कि फैलने दिया जाए, तो स्मॉल प्रोपोर्शन तो क्योंकि इफेक्ट हो रहा होता है तो उसकी वजह से वैक्सीनेशन वाला जो इफेक्ट एंटीबॉडीज का है वो नेचुरली बॉडी में प्रोड्यूस हो जाता है, और बाकी अवाम को आप प्रोटेक्ट करने के लिए वैक्सीनेशन के थ्रू एंटीबॉडी रिस्पॉन्स बॉडी में जनरेट करते हैं। सो इंशाल्लाह विद इन अ ईयर और सो आप देखेंगे कि हम पाकिस्तान में 70% से ज्यादा लोगों को इंशाल्लाह। और दूसरा ये देख रहे थे हम, जिस तरह काजमी साहब भी बात कर रहे थे कि पहले जो फ्रंट लाइन भी तजब्जुब का शिकार थे वैक्सीनेशन, उसके बाद जो लोग थे वो भी तजब्जुब का शिकार थे, वैक्सीनेशन की तरफ नहीं आ रहे थे। लेकिन अब क्या आपको लगता है सोच बदली है, उनमें क्या तब्दीली आई है? क्योंकि अब हम एक्सपो सेंटर के बाद देख रहे हैं कि वहां पर अब लोगों की लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है, लगवाने आ रहे हैं वैक्सीनेशन। देखिए मुनीबा, फियर ऑफ अननोन तो सब लोगों का होता है। ये वायरस भी नया था और फिर इसकी वैक्सीन भी नहीं थी, तो लोगों को पता ही नहीं था। इवन हेल्थ केयर वर्कर्स और डॉक्टर्स को भी इसके मुतालिक इतनी नो हाउ नहीं थी, और क्योंकि ये वैक्सीन बहुत जल्दी डेवलप हो गई, यूजुअली वैक्सीन के प्रोग्राम्स दे टेक इयर्स टू डेवलप, बट ये विद इन अ ईयर ये वैक्सीन हमारे पास डेवलप हो गई। तो लोगों के कुछ एप्रीहेंशंस थे जिसे गवर्नमेंट ने बड़ी अच्छी तरह एड्रेस किया, उनकी एजुकेशन के ऊपर इन्वेस्ट किया गया, उनको बताया गया, और फिर उन्होंने देखा भी कि वैक्सीन के कोई ऐसे साइड इफेक्ट्स नहीं है। फिर हमारे पास मुख्तलिफ ममालिक से डाटा आता रहा, जिसमें चाइना भी शामिल है, अमेरिका यूके भी शामिल है, यूएई में बहुत सारे लोगों को वैक्सीनेशन हुई, तो लोगों का कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ इस वैक्सीन के मुतालिक। और फिर जो हुकूमत की तरफ से इंतजामात किए गए हैं वैक्सीनेशन के, दे आर रियली कमेंडेबल। एक्सपो सेंटर पे लाइनें शायद सुबह के वक्त और शुरू के कुछ दिनों में तो लगती रही, लेकिन अब वो इतनी प्रॉपरली और मैनेज्ड है। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कि मैं अपनी फैमिली के 6-7 बुजुर्ग लोगों को वैक्सीनेशन के लिए लेके गई, और इतना स्मूथ ऑपरेशन था, ना कोई लंबी लाइन थी ना कुछ। विद इन मिनट्स आपका फॉर्म बन जाता है, आप वैक्सीनेट हो जाते हैं, और फिर आपको ऑब्जर्वेशन के लिए रखा जाता है। डॉक्टर सोमिया, मुझे आप बताइए, जो बुजुर्गों को वैक्सीनेशन लग रही है, तो वैक्सीनेशन के बाद कोई साइड इफेक्ट्स कोई सामने आए, कोई रिपोर्ट्स हुए हों, उन्होंने बताया? जो साइनोफार्म वैक्सीन है, न्यूयॉर्क टाइम्स में भी एक आर्टिकल आया था, इसका एक्सेप्टेबिलिटी रेट सबसे ज्यादा है क्योंकि इसके साथ लीस्ट साइड इफेक्ट्स रिपोर्टेड हैं। ठीक है। देखिए, किसी भी वैक्सीन के साथ मामूली से साइड इफेक्ट्स तो आ सकते हैं, जिसमें एक आध दिन का हल्का सा बुखार, जिस्म में दर्द और इंजेक्शन साइट पे पेन। ठीक है। मैंने बहुत सारे पेशेंट्स को अपने सामने भी वैक्सीन लगते देखा है, मेरी अपनी फैमिली से भी बहुत सारे बुजुर्ग लोगों को वैक्सीन लगी है, और किसी में भी कोई साइड इफेक्ट रिपोर्टेड नहीं है। एक आध दिन का बुखार या हल्की सी जिस्म में दर्द, बुखार होता है आपको तो पता चलता है कि वायरस ने काम दिखाया है आपके। तो कोई भी साइड इफेक्ट्स रिपोर्टेड नहीं है, और ना ही हमने अपनी पॉपुलेशन में इतने लोग, अभी आपने बताया कि 35,000 के करीब लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, और कोई भी साइड इफेक्ट्स रिपोर्ट नहीं है। इसीलिए लोगों में जो है कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया है वैक्सीनेशन की तरफ, और लोग अब डॉक्टर सोमिया बिल्ड हो गया है, लेकिन फिर भी हमने एहतियात का दामन नहीं छोड़ना, हमने एहतियात करते ही रहना है। डॉक्टर सोमिया इक्तदार हमारे साथ मौजूद थी। डॉक्टर सोमिया, बहुत शुक्रिया आपका, और सजाद हुसैन हमारे साथ मौजूद है। सजाद, आपका भी बहुत शुक्रिया। जनाब,
वैक्सीनेशन का मरहला तो जारी है और वैक्सीनेशन लग रही है, लेकिन आपने एहतियात का दामन नहीं छोड़ना, एहतियात जरूर करनी है। आपको अगर वैक्सीनेशन लग भी जाए लेकिन फिर भी आपने एहतियात करनी है। खुदारा SOPs का ख्याल रखें। तो जनाब, मुझे आपने इजाजत देनी है और अपना बेहद ख्याल रखना है। मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।